मेरा नाम परिधि है। मुझे उस आदमी से बात करते हुए 15 दिन ही गुजरे थे। उसकी आवाज़ ऐसी जादू भरी थी कि मैं तो उसकी आवाज़ की जादू में ही खोकर रह गई थी। उसकी बातों ने मेरी नींद उड़ा कर रख दी थी। कौन कहता है कि मर्द औरत की मोहब्बत में पागल हो जाता है, दीवाना हो जाता है, उसका आशिक बन जाता है। मैं एक लड़की होकर उस आदमी की आवाज़ की दीवानी थी। मेरा जी चाहता था कि वह रात भर अपनी बातों का रस मेरे कानों में घोलता रहे और मैं उसकी बातों को सुनती रहूं। अभी मेरी उम्र ही क्या थी, मैं अभी 19 साल की थी और फर्स्ट ईयर के लिए जब कॉलेज में गई तब से लड़कियों की बातों ने तो मेरी दिलचस्पी पढ़ाई से हटा दी और इश्क मोहब्बत की तरफ मोड़ दी थी। मेरी दोस्त अक्सर मुझे अपने बॉयफ्रेंड के बारे में किस्से कहानियाँ सुनाती और मैं बड़ी दिलचस्पी से उनकी बातें सुनती थी। एक बार मेरी दोस्त मधु मुझसे कहने लगी, तुम क्या खामोशी से हमारी बातें सुनती रहती हो, अपनी भी तो कोई दास्तान सुनाओ। उसकी बात सुनकर मैं ठंडी आहें भरी थी। मैंने कहा, मेरी कौन सी दास्तां है, मेरा ऐसा कोई चक्कर नहीं है। मेरी बात सुनकर उसने हैरत का इजहार किया था। कहने लगी, परिधि तुम इतनी खूबसूरत हो, ऐसा कैसे मुमकिन है कोई लड़का तुम्हारे हुस्न का दीवाना ना हो। मैंने कहा कि मैं कभी किसी लड़के को देखने की कोशिश नहीं की। किस्सा यह था कि अंदर ही अंदर मुझे इन सब बातों से डर भी लगता था। वह कहने लगी, तुम तो पागल हो, अरे तुम्हारे मोहल्ले में इधर उधर के बहुत से लड़के रहते होंगे, उन्हें देखा करो, उनको देखकर स्माइल पास किया करो। अब वह दिन नहीं है कि लड़के लड़कियों के पीछे घूमते रहें। जब तक लड़कों को लड़कियों की तरफ से रिस्पॉन्स नहीं मिलता वह भी आगे नहीं बढ़ते। छुट्टी के बाद मैं घर आ गई। घर आकर जब रात को सोने के लिए अपने कमरे में लेटी तो मुझे लगा कि मधु की बात ठीक है। मेरी सब दोस्तों की किसी न किसी के साथ दोस्ती है, किसी को अपने मोहल्ले के लड़कों से ही अफेयर चल रहा है तो कोई कॉलेज के लड़कों से ही दोस्ती की हुई है। इतनी खूबसूरत होने के बावजूद भी मेरा कोई बॉयफ्रेंड ही नहीं है। दोस्ती करने में तो कोई हर्ज नहीं होता है, बस एक दोस्ती ही तो करनी है। मेरे मम्मी पापा दोनों ही जॉब करते थे। मैं उम्र के जिस हिस्से में थी मुझे अपनी माँ की ज्ञान की ज़रूरत थी ताकि वह मुझे अच्छा और बुरा सिखा सके, लेकिन उनके पास तो समय ही नहीं था। मेरे मम्मी पापा दोनों ही ऑफिस में जॉब करते थे और शाम को जब वह घर आते तो आते ही मेरी माँ किचन के कामों में बिजी हो जाती और पापा भी अपनी फाइल लेकर बैठ जाते और ऑफिस के कामों में बिजी हो जाते। पूरा दिन मुझे बस यही इंतज़ार रहता कि कब मेरे माँ बाप घर आएंगे तो मैं उनसे बातें करूँगी, लेकिन यह मौका मुझे नहीं मिलता था। 10वीं क्लास तक तो मेरी दिलचस्पी अपनी कोर्स की किताबों में ही थी, लेकिन कॉलेज में आकर मैं रोमांटिक नॉवेल पढ़ने लगी थी। अपने दोस्तों से मैं रोमांटिक कहानी की किताब लेकर आई थी, लेकिन जब मैं उनको पढ़ती थी तो हीरो हीरोइन के बोल्ड सीन देखकर और रोमांटिक लाइन पढ़कर मेरे दिल में भी अजीब से जज्बात उभरने लगे थे। कई बार तो हीरो हीरोइन के ऐसे ऐसे लाइन कहानियों में लिखे होते जिन्हें पढ़कर मेरे पसीने छूट जाते थे और मैं ख्यालों की दुनिया में चली जाती। यह सब कुछ मेरे साथ ही होता। एक बार मेरे मोबाइल पर एक अननोन नंबर से कॉल आई। रात के 2 बज रहे थे। मैंने फ़ोन उठाया तो कोई मर्दाना आवाज़ थी। आवाज़ क्या थी, कोई जादू सा था। उस आदमी की आवाज़, उसके बात करने का अंदाज ऐसा था कि मैं चाह कर भी फ़ोन बंद नहीं कर सकी थी। वह मुझे किसी के बारे में पूछ रहा था। क्या मेरे दोस्त अनुराग का नंबर है? मैंने कहा, जी नहीं। फिर वह कहने लगा, फिर किसका नंबर है? वैसे तो मुझे उसके सवाल पर फ़ोन बंद कर देना चाहिए था। यह कहकर यह रॉन्ग नंबर है, लेकिन मैंने झट से अपना नाम बता दिया। मैंने कहा, यह परिधि का नंबर है और मैं परिधि ही बात कर रही हूँ। मेरी आवाज़ सुनकर वह हंसने लगा। कहने लगा, आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है, मुझसे दोस्ती करोगी? यह सुनकर तो मेरे दिल की रफ्तार बेलगाम घोड़े की तरफ भागी थी। मैंने उसे कोई जवाब नहीं दिया, न ही मेरा दिल चाहा कि मैं फ़ोन बंद कर दूं। मुझे अपने दोस्त मधु की बात याद आने लगी। अगर ऐसा मौका मिले तो हाथ से जाने मत देना। अरे यही तो दिन होते हैं एंजॉय करने के। उसके बाद तो मुझे अपनी पढ़ी कहानी का एक सीन भी याद आने लगा, जहाँ हीरो हीरोइन की मोहब्बत की दास्तान एक फ़ोन कॉन्टेक्ट से होती है। मैंने कहा, मैं आपको जानती नहीं हूँ तो दोस्ती कैसे करूँ? मैं जानबूझकर बात बनाई थी। वह कहने लगा, इसलिए तो कह रहा हूँ कि दोस्ती कर लो। दोस्ती करेंगे तभी तो जान पहचान बढ़ेगी।
मैंने कुछ अदा में और नखरा दिखाने के बाद उसे दोस्ती करने की हामी भर ली। मैं बेहद खुश थी। मुझे तो यूँ लग रहा था जैसे कि मैं अपनी पूरी दुनिया को अपनी मुट्ठी में कर लिया हो। खैर, गलत रास्ते पर चलने में मज़ा बहुत आता है और यह रास्ता बहुत आसान भी लगता है। मेरे साथ भी ऐसा ही हो रहा था। पछतावा तो इंसान को बाद में होता है, जब सब कुछ खत्म हो चुका होता है। मुझे अभी कुछ दिन ही उस इंसान से बात करते हुए थे कि उसने जो फरमाइश मेरे सामने रखी थी, मैं तो समझ ही नहीं पा रही थी कि जवाब क्या दूं। वह कहने लगा कि अपनी तस्वीर मेरे व्हाट्सएप पर सेंड कर दो, मैं तुम्हारे चेहरे को देखना चाहता हूं। मुझे यकीन है कि जैसी तुम्हारी आवाज़ खूबसूरत है, तुम खुद भी खूबसूरत होगी। यह सुनकर मैं सोच में पड़ गई थी कि क्या करूं, क्या ना करूं। मैंने सोचा कि मुझे मधु से पूछना चाहिए। मैं अगले ही दिन कॉलेज जाते ही मधु को अपना हमराज बना लिया। मेरी बात सुनकर पहली दफ़ा एकदम से चौंक पड़ी और फिर खुश हो गई। कहने लगी, तुमने तो बड़ा ही अतुल मंडी का काम किया है। अरे यही तो दिन होते हैं हवाओं में उड़ने की, मौज मस्ती करने के। उसके बाद तो बस ज़िंदगी की जिम्मेदारियां में बन जाते हैं। फिर वह कहने लगी कि तुम घबराओ मत, अपनी तस्वीर भेज दो। मैंने कहा कि बस मुझे यही डर है कि किसी अजनबी को अपनी तस्वीर भेजना कुछ गलत ना हो जाए। मैं समझ नहीं पा रही थी कि मैं क्या करूं, क्या ना करूं। मेरी माँ से मेरा कोई दोस्ताना माहौल था नहीं। मैं अपने दिल की बात उनसे कह पाती, वह तो मेरी कोई बात भी ध्यान से सुनती ही नहीं थी। उनके पास तो टाइम ही नहीं होता था, कभी वो मेरे पास बैठी ही नहीं थी। जब भी मैं उनसे बात करने के लिए उनके पास बैठती तो अपने पर्स से ढेर सारे पैसे निकाल कर मेरे हाथ पर रख देती और कहती, और ज़रूरत हो तो बता देना, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। और उसके बाद वो अपने कमरे में चली जाती। मेरे पापा भी बस खाने के बीच ही मुझे कुछ देर बात करते थे, और वह भी, तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है, सब ठीक तो है ना, पैसों की ज़रूरत तो नहीं है, मुझे बताना। कभी कभी मैं सोचती थी कि शायद मेरे माँ बाप का मुझे बस यही रिश्ता है, मेरी हर ज़रूरत की चीज़ दे दो, लेकिन उनके पास मुझे देने के लिए समय नहीं था, मुझे अच्छा बुरा बताने के लिए समय नहीं था। मैंने अपनी दोस्त की बात मान ली और अपनी एक तस्वीर खींचकर उस आदमी के नंबर पर व्हाट्सएप कर दी। कुछ देर बाद ही मेरी उस तस्वीर पर दिल का इमोजी बना हुआ था। उसके बाद वह कहने लगा, देखा, मुझे मालूम था कि तुम बेहद हसीन हो। मैं भी उससे कहा कि मुझे तुम्हारी तस्वीर देखनी है। वह कहने लगा कि तुम्हें मैं तस्वीर नहीं दिखाऊंगा, मैं तो तुम्हारे सामने आकर खुद को तुम्हें दिखाऊंगा कि मैं कैसा हूँ। अब अक्सर वह मुझे मेरी तस्वीर मांगता और मैं उसे दे देती, लेकिन एक बार मुझसे कहने लगा, अगर तुम काले रंग की मैक्सी पहनो तो और भी ज़्यादा हसीन लगोगी। कभी कहता कि गुलाबी रंग तुम पर बहुत अच्छा लगेगा। यह सुनकर मैं शर्मा जाती। अब उसकी बातें मेरा चैन चुराने लगी थी। उसकी मोहब्बत में धीरे धीरे इस कदर गिरफ्तार हो चुकी थी कि लगता था उसके बगैर मैं जी नहीं पाऊंगी। उसकी बातें मेरा दिल धड़काने लगी थी। कुछ महीने बाद ही मेरे बीकॉम फर्स्ट ईयर के पेपर हो गए थे और मैं सेकेंड ईयर में आ गई थी। मेरी उम्र भी अब 19 से 20 साल हो गई थी। अब जब मैं उसको बताया कि मैं 20 साल की हो गई हूँ तो वह कहने लगा, मुझे अपने घर का पता बताओ, मैं तुम्हें बहुत कीमती एक तोहफा भेजूंगा। लेकिन मैं उसे पता बताने से कतराने लगी। मेरे अंदर कहीं ना कहीं कोई डर जरूर था, लेकिन जब भी मैं मधु से मशवरा मांगती वह कहती कि दे दो, और तुमसे इतनी मोहब्बत करता है तो तुम्हें उसकी मोहब्बत पर शक नहीं करना चाहिए। मैं उस आदमी को अपना पता बता दिया, लेकिन मैंने कहा कि मुझे दिन के समय ही कोई गिफ्ट भेजना, क्योंकि शाम में मेरे मम्मी पापा आ जाते हैं। उसने कहा, ठीक है, तुम्हें तुम्हारा तोहफा कुछ दिन बाद दिन के समय मिल जाएगा। अब मुझे उसके तोहफे का इंतज़ार था। दोपहर के समय एक आदमी दरवाजे पर दस्तक देने लगा। मैंने फ़ौरन से दरवाजे के पास भाग कर गई और पूछा कि कौन हो? तो वह कहने लगा, आपका कुरियर आया है। मैंने फ़ौरन से दरवाज़ा खोला। वह 45-50 की उम्र के लगभग आदमी था। उसके हाथ में गिफ्ट का पैक था। मैंने वह गिफ्ट पैक ले लिया और उस आदमी की तेज़ नज़रों से मुझे नर्वस किया था। मैंने गुस्से से उसकी तरफ देखा और दरवाज़ा बंद कर दिया। जब वह तोहफा अपने कमरे में जाकर खोला तो मेरे होश उड़ गए। वह एक बहुत ही महंगी खूबसूरत मैक्सी थी जो कि काले रंग की थी, लेकिन उसका गला आगे पीछे दोनों तरफ से काफ़ी गहरा था। मुझे वह मैक्सी तो बेहद पसंद आई थी, लेकिन मैं यह सोच ही रही थी, मेरी माँ ने अगर यह मैक्सी मेरी अलमारी में देख ली तो वह पूछेंगे इतनी फैंसी मैक्सी
तुम्हारे पास कहाँ से आई है तो मैं उन्हें क्या जवाब दूंगी। मैं अभी यही सोच ही रही थी, तभी मेरे मोबाइल पर बेल बजनी शुरू हो गई। देखा तो वही नंबर था जिसकी मोहब्बत में मैं दीवानी हो गई थी। उस लड़के का नाम प्रखर था। मैंने फ़ोन उठा लिया। प्रखर कहने लगा, तुम्हें तुम्हारा तोहफा पसंद आया? मैंने कहा, हाँ, तोहफा बहुत पसंद आया। वह कहने लगा, तो फिर तोहफा देने वाले का हक भी अदा करो। मैं उसकी बात समझ नहीं पाई थी। वह कहने लगा कि मुझे तुम्हें इसी मैक्सी में देखना है। सुनकर मैं तो घबरा गई थी। मैंने कहा, तुम कैसे देख सकते हो? वह कहने लगा, वीडियो कॉल पर देखूंगा। और देखो, इनकार मत करना वरना मैं तुमसे नाराज़ हो जाऊंगा। मैं उसे नाराज़ नहीं करना चाहती थी। मैंने कहा, ठीक है, मैं भी तैयार होती हूँ। मैं वह मैक्सी पहन ली। ऐसी फैंसी ड्रेस मैंने आज तक नहीं पहनी थी। भले ही मेरे मम्मी पापा मुझे समय नहीं देते थे, लेकिन मेरी परवरिश ऐसी नहीं थी। मैं इस तरह की ड्रेस नहीं पहनती। मैं हमेशा फुल कपड़े पहनती थी, इसलिए वह मैक्सी पहनकर मैं खुद को ही देखकर शर्मा गई थी। मैंने एक दुपट्टा ले लिया। जैसे ही वीडियो कॉल की बेल बजी, मेरा दिल जोरों से धड़कने लगा। मैं बहुत नर्वस फील कर रही थी। पहली बार उस लड़के को मैं यूं अपने सामने रूबरू देख रही थी। दिल में तो मेरे भी बहुत शौक था कि मैं देखूंगी कि वह कैसा है। मैंने अपना दिल थामा और वीडियो को ऑन कर लिया, लेकिन यह क्या, सामने बिल्कुल अंधेरा था। कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था सिवाय दो आँखों के। शायद कमरे की लाइट बंद थी। मैंने कहा कि अंधेरा क्यों है? तो वह कहने लगा कि मैं तुम्हें अभी अपना चेहरा नहीं दिखाना चाहता, लेकिन बहुत जल्दी दिखाऊंगा। वह मेरी तारीफ करने लगा। मैंने जितनी भी ख्यालों में तुम्हें सोचा था कि तुम इस ड्रेस में ऐसी लगोगी वैसी लगोगी, लेकिन मेरे सारे ख्याल तुम्हारे इस हुस्न के आगे कुछ भी नहीं है। यह सुनकर मैं शर्मा गई थी। फिर वह कहने लगा, अपना दुपट्टा उतार दो, मुझे तुम्हें बिना दुपट्टे के देखना है। यह सुनकर मेरा दिल धक से रह गया था। आज पता नहीं क्यों प्रखर के अंदाज बदले बदले से लग रहे थे। हम दोनों को फ़ोन पर बात करते हुए काफ़ी दिन हो गए थे, लेकिन कभी उसने थर्ड क्लास टाइप की बात नहीं की थी। लेकिन आज वह ऐसी बातें क्यों कर रहा था? मैं इनकार कर दिया तो वह कहने लगा, आज तुम्हारी एक भी नहीं सुनूंगा। बस वह करो जो मैं कर रहा हूँ, वरना मैं तुमसे नाराज़ हो जाऊँगा। तुम्हें कभी भी फ़ोन नहीं करूँगा, तुमसे बहुत दूर चला जाऊँगा। मैं उसकी नाराज़गी किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, इसलिए मैंने वही किया जो वह कह रहा था। उसके बाद वह मुझसे जो जो कहता गया मैं वही करने लगी। बाहर दरवाजे की दस्तक पर मैं बुरी तरह से घबरा गई थी। मैंने फ़ौरन से फ़ोन बंद कर दिया और अपनी ड्रेस जल्दी से बदल ली और बाहर चली गई। बाहर मेरे माँ बाप ऑफिस से वापस आ चुके थे। मैं कुछ परेशान सी हो गई थी। मुझे इस तरह घबराया देखकर वह कहने लगे, तुम्हें क्या हुआ है? इतनी परेशान क्यों लग रही हो? मैंने कहा कि नहीं, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। उस शाम को मेरी माँ ने मुझसे कहा कि हमें किसी के घर पार्टी में चलना है, तैयार हो जाना। काफ़ी शानदार पार्टी थी, जहां मैं अपनी मम्मी पापा के साथ शायद पहली बार गई थी, वरना वह लोग कहीं भी जाते तो अकेले ही जाते थे, कभी मुझे अपने साथ लेकर नहीं गए थे। लेकिन अगले ही दिन मेरे मम्मी पापा ने जो कुछ मुझसे कहा, मैं तो हक्का बक्का उन्हें देखते ही रह गई। मेरी मम्मी कहने लगी कि उस पार्टी में मौजूद मेरी दोस्त ने तुम्हें अपने बेटे के लिए पसंद कर लिया है। उसके बेटे को तुम बहुत पसंद आई हो और उन्होंने कहा है कि हम बहुत जल्दी ही तुम्हारी मंगनी उसके साथ कर देंगे। यह सुना था कि मैं रोने लगी। मैंने कहा कि मुझे शादी नहीं करनी है। मेरी माँ कहने लगी, क्यों नहीं करनी है? देखो, हम तुम्हारी शादी अभी नहीं करेंगे जब तक कि तुम्हारी पढ़ाई पूरी नहीं हो जाती, लेकिन रिश्ता तुम्हारा वही होगा जहाँ हम चाहते हैं। वह लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अमीर हैं, तुम एक अच्छी ज़िंदगी गुजारोगी। लेकिन बात शायद मेरे हाथ से निकल चुकी थी। मैं तो उस आदमी की मोहब्बत में पागल हो चुकी थी। मैंने कहा, मैं किसी और को पसंद करती हूँ और उसी से शादी करूँगी। यह सुनकर तो मेरे पापा आपे से बाहर हो गए थे। मुझे उन्होंने थप्पड़ मारा और कहने लगे कि हम इसके लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं और यह न जाने किस आवारा लड़कों से इश्क करती फिर रही है। मेरी माँ भी मुझे बुरा भला कहने लगी, लेकिन मैं रोते हुए बार बार यही कहती रही कि मैं उसके अलावा किसी से भी शादी नहीं करूँगी। मेरी माँ मुझे बाजू से पकड़कर मेरे कमरे में ले गई और मुझे मेरे कमरे में बंद कर दिया और कमरा बाहर से लॉक कर दिया। जैसे ही रात को प्रखर का फ़ोन आया, मैंने सारी बात उसे बता दी। यह सुनकर प्रखर कहने लगा, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। यह सुनकर मैं एकदम से परेशान हो गई थी। मैंने कहा, प्रखर, यह कैसे मुमकिन है?
मेरे मम्मी पापा नहीं मानेंगे। वह कहने लगा, मैं कल ही तुमसे शादी कर लूँगा। मैंने कहा, प्रखर ऐसा कैसे हो सकता है, मैं इस घर से भाग नहीं सकती हूँ। मेरी माँ ने मुझे कमरे में लॉक कर दिया है। वह कहने लगा, तुम चिंता मत करो, जब तुम्हारे मम्मी पापा ऑफिस चले जाएंगे तो मैं तुम्हें लेने तुम्हारे घर आऊँगा और फिर हम मंदिर में जाकर शादी कर लेंगे। मुझे उसका आइडिया सही लगा। मुझे अब उसके सिवा कुछ भी नज़र नहीं आता था। अगले दिन जब मेरे मम्मी पापा ऑफिस चले गए तो वह घर आया था, लेकिन उसने अपने आप को पूरी तरह से कवर किया हुआ था। मैं उसका चेहरा नहीं देख पा रही थी। मैंने उससे कहा, आप अपना चेहरा दिखाओ, लेकिन वह कहने लगा कि मैं तुम्हें शादी के बाद ही अपना चेहरा दिखाऊंगा। वह मुझे एक मंदिर में ले गया और हम दोनों ने मंदिर में जाकर शादी कर ली और उसके बाद उसने मुझे घर छोड़ दिया और कहने लगा कि तुम अपने माँ बाप से कहो कि तुम्हें इस रिश्ते से कोई एतराज़ नहीं है, ताकि तुम्हारी कैद खत्म हो जाए, तुम्हारे मम्मी पापा को तुम पर विश्वास आ जाए कि तुम उनके बताए रिश्ते पर राजी हो। मैंने ऐसा ही किया जैसा प्रखर ने कहा था। मैंने अपनी माँ से कहा कि मुझे आपके लाए हुए रिश्ते पर कोई एतराज़ नहीं है। मेरी माँ यह सुनकर बहुत खुश हो गई। मुझे गले से लगाकर कहने लगी, जो फैसला हम तुम्हारे लिए करेंगे बेहतर ही करेंगे। तुम बाद में यही कहोगी कि हमने तुम्हारे लिए अच्छा ही किया। खैर, मैं जो कदम उठाना चाहती थी वह तो मैं उठा चुकी थी। कुछ दिन में मेरी मम्मी की दोस्त और उसके पति आकर मुझे अपने बेटे के नाम की अंगूठी पहनाकर चले गए। मेरे मम्मी पापा मेरी तरफ से दोबारा से बेफिक्र हो गए थे। एक दिन वह वापस गए थे कि पीछे से एक कुरियर वाला आ गया। मैं जानती थी मेरी शादी का पेपर आया होगा, जिस पर मुझे साइन करके उस आदमी को वापस करना है। मैं उन पेपर पर साइन कर दिए। वह कहने लगा, आपको अपना आधार कार्ड का नंबर भी बताना पड़ेगा। मैंने उसे अपना नंबर भी दे दिया। मैं अपना आधार कार्ड देखकर उसे नंबर बता रही थी। वह कहने लगा, मुझे उसकी तस्वीर चाहिए होगी। उसने अपने मोबाइल से मेरे आधार कार्ड की तस्वीर खींच ली और फिर वह चला गया। सारे मामले तय हो चुके थे। अब मैं सुकून से थी कि प्रखर मेरा हो चुका है। लेकिन कुछ दिन बाद ही मुझ पर कयामत टूट पड़ी थी। जब रात के समय हम खाना खा रहे थे तो दरवाजे पर दस्तक हुई। मेरे पापा ने दरवाज़ा खोला तो एक 45 साल का आदमी सामने खड़ा था। कहने लगा, मेरी पत्नी को मेरे हवाले कर दो। यह सुनकर मेरे पापा उससे बहस करने लगे। शोर सुनकर मैं और मेरी मम्मी भी बाहर आ गए। मैंने पहले कभी उस आदमी को नहीं देखा था, शायद देखा था। मेरे दिमाग में एकदम से धमाका हुआ। यह तो वही बूढ़ा था जो मेरे लिए गिफ्ट लाया था। वह कहने लगा, मेरी आपकी बेटी से शादी हुई है। उसकी आवाज़ सुनकर तो मैं सांस लेना ही भूल गई थी। यह तो प्रखर की आवाज़ थी। तो क्या प्रखर एक 45 साल का आदमी था? इस सोच ने मुझे चक्कर खाने पर मजबूर किया था। उसने वह शादी के पेपर और वीडियो भी दिखा दी, जिससे मैंने मंदिर में उसके साथ फेरे लिए थे। जब मैं उसके पीछे फेरे ले रही थी तब उसने अपने चेहरे से मास्क हटा दिया था, और जब वह मेरे पीछे था तब भी उसने अपने चेहरे से मास्क हटाए हुए था। यानी कि यह सब उसकी चाल थी। वह सिर्फ मेरे सामने ही अपना आप को छुपा कर रखता था। मेरे मम्मी पापा तो हक्का बक्का रह गए थे और मैं पत्थर की मूरत बनी सबकी शक्ल देख रही थी। मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ था, लेकिन यह सब मैंने अपनी बेवकूफ़ी में किया था और मैं इस हिसाब से अब इनकार भी नहीं कर सकती थी। मेरे मम्मी पापा कहने लगे, दफ़ा हो जाओ इस घर से, इस आदमी के साथ, और दोबारा कभी अपनी शक्ल भी मत दिखाना। तुमने अपनी ज़िंदगी खुद नरक बनाई है, तो चले जाओ इस नरक की आग में जलो। मैं किसी बेजान शरीर की तरह उस आदमी के साथ अपने घर की दहलीज से बाहर निकल गई थी। बाहर गाड़ी खड़ी थी। उसकी फ्रंट सीट पर उसने मुझे बैठने के लिए कहा। मेरा दिल खून के आंसू रो रहा था। तो यह थी मेरी वह जुनूनी मोहब्बत, जिसकी खातिर मैंने अपने मम्मी पापा का दिल दुखाया था। वह आदमी जिसकी खातिर मैंने अपनी हंसती बसती इज्जतदार ज़िंदगी को ठोकर मारी थी। मैं तो शायद उसकी बेटी से भी कम उम्र की थी। वह आदमी तो मेरे पापा की उम्र से भी ज़्यादा था। मैं अभी नहीं जानती थी कि वह आदमी शादीशुदा है या फिर बिना शादीशुदा है। मेरी उसके घर में क्या इज्जत सम्मान हो सकता है, मुझे कुछ भी तो नहीं पता था। पूरा रास्ता खामोशी से कटा था। गाड़ी उसके घर के सामने खड़ी हुई। मैं उसके साथ ही उसके घर में दाखिल हुई। पूरा घर खाली था। वह मुझे कमरे में ले गया। आज उसके मुंह से मुझे अपनी तारीफ बुरी लग रही थी, लेकिन मैं चुप थी। अजीब बात तो यह थी कि उसने मेरी तारीफ तो बहुत की, लेकिन मुझे कोई भी संबंध नहीं बनाया था। वह मुझसे दूर ही रहता था।
कुछ महीने लगे थे, लेकिन मैंने अपने दिल को समझा लिया था कि इस आदमी के सिवा मेरा कोई और ठिकाना नहीं है। वैसे भी मुझे इसी के साथ ज़िंदगी काटनी है, लेकिन वह आदमी एक बार भी मेरे करीब नहीं आया था। खैर, मैंने मोहब्बत तो उसी से की थी, शादी भी हो चुकी थी, अपना घर भी मैं छोड़ चुकी थी, इसलिए चाहती थी कि मैं भी शादीशुदा ज़िंदगी गुजारूं, जैसे सारी लड़कियां शादी के बाद गुजारती है। लेकिन वह आदमी मेरे करीब नहीं आता था, बस मोहब्बत भरी बातें ही करता था। एक बार जो हुआ जिसने मेरे होश उड़ा कर रख दिए। मैं प्रखर के साथ इस घर में रह रही थी, लेकिन आज तक कोई नहीं आया था। लेकिन एक रात उसका भांजा उससे मिलने आ गया। मैं उस समय किचन में खाना बना रही थी तो 25 साल का खूबसूरत हैंडसम नौजवान घर में दाखिल हुआ और प्रखर के साथ लगकर रोने लगा। कहने लगा, उसने मेरे साथ बेवफाई कर दी मामा। मैंने उसे दिलो जान से चाहा था, उसके घर रिश्ता भी भेजा था, लेकिन उसने न जाने किससे शादी कर ली। वह किसकी बात कर रहा था। मैं किचन से बाहर आई तो प्रखर की मेरी तरफ पीठ थी। हाँ, उसका भांजा उसके गले में लगा हुआ था जो मेरे सामने था। जैसे ही उसकी नज़र मुझ पर पड़ी, वह कहने लगा, तुम यहाँ? मैं उसे देखने लगी। वह प्रखर से पीछे हटकर मुझे हैरत से देखने लगा। प्रखर कहने लगा, यह मेरी पत्नी परिधि है। यह सुनकर वह प्रखर को हैरत से देखने लगा। कहने लगा, आपकी पत्नी? प्रखर उसे अपने कमरे में ले गया। मैं समझ नहीं पा रही थी आखिर वह लड़का मुझे कैसे जानता था। मैंने तो पहली बार उस लड़के को देखा था। प्रखर के कमरे से उस लड़के की बातों की आवाज़ आ रही थी। मैं फौरन से उसके कमरे के पास चली गई। जो बातें सुनी, मेरे होश उड़ गए थे। वह मेरे पति से कहने लगा, मामा, यह तो परिधि है जिससे मैं मोहब्बत करता था। आप कैसे शादी कर सकते हैं? मैं भी तो तुमसे फ़ोन पर बात की थी, दोस्ती की थी। हम दोनों की मोहब्बत से आप भली भांति परिचित थीं। आपने यह क्या कर दिया? मैं आपको अपना सगा मामा समझता था, लेकिन आपने सौतेलेपन दिखा दिया। यह कहकर वह रोने लगा था। मेरे पति कहने लगे, जब तुमने मेरे हाथ इस लड़की को गिफ्ट देने भेजा था, इसे देखकर मैं अपना होश खो बैठा था। इसलिए मैंने चोरी से तुम्हारे मोबाइल से तुम्हारी सिम निकाला और इस लड़की का नंबर मुझे अपने फ़ोन में सिम लगाते ही मिल गया था। और जब वीडियो कॉल पर मैं इस लड़की का हुस्न देखा तो सोचा कि तुम तो जवान हो, तुम्हें कोई भी लड़की मिल जाएगी। मुझे यह लड़की पहले ही नज़र में पसंद आ गई थी और मेरी उम्र भी तो हो गई थी, तो मुझे कोई भी अपनी लड़की नहीं देता। इसलिए तुम्हारा अधूरा इश्क मैंने शुरू कर दिया। मुझे लगा तुम इस लड़की को कुछ ही दिन में भूल जाओगे, लेकिन जब मुझे पता चला कि इस लड़की की माँ तुम्हारी माँ की दोस्त है और तुम्हारा रिश्ता भी इस लड़की से तय हो चुका है, तो मैं परेशान हो गया। इसलिए मैं जल्दबाजी में चुपके से शादी कर ली। लेकिन मैं ना मर्द हूँ, पत्नी के काबिल नहीं हूँ, इसलिए इसकी इच्छा पूरी नहीं कर सकता। यह मुझे प्रखर समझकर मोहब्बत करती है, इसलिए मेरी मोहब्बत के सहारे ज़िंदगी गुजार लेगी। तुम वापस चले जाओ और दोबारा यहाँ मत आना, वरना मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। मैं आज तक तुम लोगों की खातिर बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं। आज तुमसे अपनी ज़िंदगी की खुशी मांग रहा हूँ, इनकार मत करना। मेरे पति उस लड़के के सामने हाथ जोड़कर विनती कर रहे थे और मैं थी, मुझे लग रहा था जैसे मैं कोई खिलौना थी जिसे दोनों मामा भांजा ने मिलकर खेला था। मुझे खुद पर अफसोस होने लगा। मेरे माँ बाप ने मेरे लिए अच्छा सोचा था। काश कि मैं यह सब ना करती। काश मेरे माँ बाप मुझे अच्छी बुरे की कीमत सिखाते, तो आज मेरा प्यार मेरे पास होता। मेरे माँ बाप ने मेरे प्यार को ही अनजाने में मेरे लिए चुन लिया था और मैं प्रखर को अपनी गलती की वजह से खो बैठी थी और मेरी ज़िंदगी बर्बाद होकर रह गई थी। आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।